नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 12वीं कक्षा का पतंग पाठ, जो काव्य खंड से है और इसके जो रचयिता हैं, कवि जो हैं, वो आलोक धनवा जी हैं। बेटा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पतंग के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कवि की जो ये रचना है, इसमें उन्होंने जो बाल मन की क्रियाएं होती हैं उसके संबंध में बताया है, जो हम विस्तार पूर्वक करेंगे। इससे पहले मैं आलोक धनवा जी के संबंध में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगी। जो आलोक धनवा जी हैं वो इसके कवि हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो सन 1948 में जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो जो इनका एकमात्र काव्य संग्रह है, दुनिया रोज़ बनती है, भागी हुई लड़कियाँ और ब्रूनो की बेटियाँ। और इनके बारे में बेटा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाषा शैली का तो हमने जिक्र किया ही है कि इनकी भाषा जो है सहज, स्पष्ट और भाव के अनुरूप है। शब्द, चित्र और बिंब का प्रयोग किया है, अलंकारों का भरपूर प्रयोग है कवि की भाषा शैली में, और कल्पना का मिश्रण है। और इनके जो सम्मान हैं, इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान प्राप्त हुआ। आलोक धनवा जी जो थे बेटा, इन्होंने ना बहुत ही छोटी आयु में ही कविताओं में अपार लोकप्रियता अर्जित कर ली थी और इनकी जो आरंभिक कविताएं थी वो सन 72-73 में प्रकाशित हुई थी। और ये एक अच्छे देश प्रेमी के रूप में भी पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि देश के लिए होने वाले आंदोलनों में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। और ये एक अच्छे कवि होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी थे और वे कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में भी अतिथि व्याख्याता के रूप में भाग लेते रहे। अर्थात अगर हम बात करें कि चलते फिरते हुए भी अपने अंदर के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते थे। तो इसके बाद जो हमारी इनकी जो रचना है पतंग, ये जो कविता है बेटा, इसमें कवि ने बाल मन की जो हमारी सुलभ क्रियाएं होती हैं और जो प्रकृति में परिवर्तित रंग है, वो सारी चीज़ें पतंग कविता के माध्यम से कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं कि किस प्रकार जो है ऋतुएं बदलती रहती हैं, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है। और साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से कवि ने हम लोगों को जो है ये बताने संदेश दिया है कि अंधकार के बाद हमेशा ही प्रकाश भी आता है, जैसे अंधेरे के बाद सुबह ज़रूर होती है। और बेटा दूसरी ओर ये कविता है हमें बच्चों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ सर्दी की ऋतु का एक चमकीला इशारा है। और साथ ही साथ जो मतलब बच्चे हैं वो पतंग की तरह ही उमंगों का, उनका भी एक रंग बिरंगा सपना है जिसके ज़रिए वो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। और बच्चे जो है वो छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भी जो भय है वो तो है ही, लेकिन दूसरी ओर जो है भय पर विजय पाते हुए बच्चे जो गिर गिर कर संभलते हैं और मानो पृथ्वी का हर कोना अपने आप ही उनके पास आ जाता है और वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ने का हौसला लिए और अंधेरे के बाद जो है उजाले की मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने किया संक्षिप्त परिचय और इस कविता का थोड़ा सा मैंने आपको प्रतिपाद्य बताया। और अब जो है हम इस कविता का बेटा पद्यांश के अनुसार जो है मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक व्याख्या करवाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल शरद आया, फूलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो देखो बेटा, ये जो हमारी कविता है, जैसा कि आपको बताया कि जो पद्यांश है वो पतंग शीर्षक से लिया गया है। और यहाँ पर जो है कवि ने प्रकृति में हुए ऋतु परिवर्तन से प्रकृति सौंदर्य और बालकों को जो प्रकृति द्वारा पतंग उड़ाने के लिए निमंत्रण का विचार जो है कवि ने यहाँ पर प्रकट किया है। तो देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ। यहाँ पर कवि कहते हैं बेटा कि वर्षा ऋतु के जाने के बाद, खत्म होने के बाद, और शरद ऋतु के आने के सौंदर्य का जो कवि ने यहाँ पर सुंदर रूप प्रकट किया है,
वो कहते हैं कि बारिश की ऋतु में ज़ोरदार बारिश होती है जब वर्षा ऋतु होती है, और अब वो समाप्त हो चुकी है। और जिस महीने में काली घटा छाई रहती है, यानी वो कौन सा महीना होता है बेटा? भादों का महीना होता है। वो भी अपना समय व्यतीत करके जा चुका है, अर्थात अंधकार समाप्त हो चुका है। और अब तो जो है उजाले से भरा हुआ नया सवेरा हो रहा है। कवि क्या कहते हैं बेटा? कवि कहता है कि जिस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं, उसी प्रकार ऋतु की, कौन सी ऋतु की? शरद ऋतु की सुबह लाल रंग से चमक रही है। ठीक है, और सभी दिशाएं मानो चमक रही हैं और खिली हुई हैं। और बेटा कि आसमान साफ दिखाई दे रहा है। सर्दी रूपी ऋतु में जो प्रकाश है, जिसमें सब हरा भरा खुशहाल दिखाई देता है, वो अंधेरे भादों के पुलों को पीछे छोड़कर आ गया है। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं बेटा? वो ये उनका तात्पर्य क्या है कि वर्षा ऋतु पूरी तरह से चमन को छोड़कर अपना दामन समेट कर चली गई है, और शरद ऋतु ने आकर अपना दामन चारों तरफ फैला लिया है। और अब तो जो है शरद ऋतु के नज़ारे ही चारों तरफ देखने को मिलेंगे। और बेटा यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण भी किया है। कैसे? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। अब देखो बेटा, यहाँ पर इस ऋतु को कवि ने डाकिये के समान दिखाया है कि अपनी सुंदरता की साइकिल चलाते हुए और बार बार इसकी घंटी को बजाते हुए, ठीक है। और सूर्य के जो प्रकाश से है, चमकीले आसमान की जो सुंदरता है, वो ओस की बूंदों के माध्यम से चमक रही है। बेटा सर्दियों की जो ऋतु होती है, उस समय जो है ओस पड़ती है। तो बेटा यहाँ पर कवि ने सौंदर्यमयी दृश्य को दिखाया है शरद ऋतु के, और साथ ही साथ पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो बेटा यहाँ पर जो है कवि ने कहा है कि जो शरद ऋतु है वो बच्चों को निमंत्रण देती है पतंग उड़ाने का। क्या कहने का अभिप्राय है कि हर ऋतु बच्चों, बूढ़ों और जवानों के लिए अपने साथ कुछ ना कुछ संदेश लेकर आती है। उनमें बच्चों के लिए उनके खेलकूद या जीवन की मंजिल पाने का एक संकेत होता है विशेष रूप से। और यहाँ जो शरद ऋतु है वो भी बच्चों के मनोरंजन का जो साधन है वो क्या है बेटा? पतंग उड़ाना है। तो यही संदेश लेकर आई है। अर्थात जो शरद ऋतु की सुंदरता है वो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई उन्हें अपने साथ खेलने के लिए विवश करती है। फिर कहते हैं चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं बेटा कि जो शरद ऋतु की सुंदरता है उसकी चमक तो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु जो है अपने आगमन की सूचना बच्चों को देना चाहती है, और यह ऋतु जब प्रकृति में उतरती है तो इसकी छटा जो है बिल्कुल निराली होती है, क्योंकि यह आसमान को इतना साफ और विस्तृत बना देती है कि इसमें पतंग को उड़ने का पूरा स्थान मिल सके और पतंग जो है अधिक ऊंचाई तक उड़ सके। तो बेटा यहाँ पर जो है साथ ही साथ हम भाव पक्ष और कला पक्ष भी करेंगे। काव्य सौंदर्य जो है पूछा जाता है, अक्सर कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसके माध्यम से आपको काव्य सौंदर्य बताना होता है। तो भाव पक्ष तो क्या है बेटा कि शरद ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और कला पक्ष में अक्सर हम लोग जो भी कवि होते हैं उनकी भाषा का वर्णन करते हैं। जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो धनवा जी की जो भाषा है वो सरल, सरस और प्रवाहमयी है। अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और ऋतु परिवर्तन का जो है कवि ने सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, तो चलिए अगले पैराग्राफ पे। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब देखो बेटा यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि बच्चों के मार्ग में कोई रुकावट ना आए, और बसंत जो ऋतु है वो ऐसी सुंदरता प्रकट करती है, ऐसा स्वच्छ वातावरण उत्पन्न कर देती है कि अनेक प्रकार की जो रंग बिरंगी और हल्की फुल्की पतंगें हैं वो इसमें उड़ाई जा सकें। ये जो हल्की और रंगीन चीज़ है ये पतंगों के लिए यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। और इस ऋतु के आगमन पर जो बांस की पतली छड़ी, अब जो पतंग होती है बेटा उसमें एक बहुत ही पतली सी छड़ी होती है बांस की, आप बच्चों को तो हमसे भी बेहतर पता है।
और पतले कागज की बनी जो पतंगे हैं वो आकाश में चारों दिशाओं से और संसार के सभी हिस्सों से उड़ती हैं और पतंग को उड़ाते समय इसका जी भरकर जो बच्चे हैं वो आनंद लेते हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। क्या कहते हैं कवि कि खुशी के मारे जो बच्चों के मुंह से सीटियाँ, किलकारियाँ, विभिन्न प्रकार की जो खुशी की गूंज है उनके गले से निकलकर सब और फैल जाती है। अब कवि का क्या कहना है बेटा कि सुनहरे लाल मौसम में जो है तितलियां भी पतंगों के साथ स्पर्श करती है। बेटा जब अच्छी ऋतु होगी, बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, फूल खिले होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तितलियां जो है भंवरों द्वारा कोमल उड़ान भरी जाती है, यानी कि तितली और भंवरे जो है इधर उधर मंडरा रहे होते हैं। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं बेटा कि पतंग उड़ाते समय बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान आदि सभी आनंद का अनुभव करते हैं, इस बसंत ऋतु का पूरा आनंद उठाते हैं और सभी को जो है इस मनोरंजन के साधन का चाव और उत्साह होता है। और इस शुभ अवसर पर बड़े बूढ़ों को भी अपनी उम्र का अनुभव नहीं रहता और उनको भी अपने उन्हीं दिनों की याद हो जाती है जब वे भी उस उम्र में ऐसा किया करते थे। और इसमें जो है बेटा बाल सुलभ क्रियाओं को पतंगबाजी द्वारा कवि ने प्रस्तुत किया है और जो पतंग के सभी विशेषणों द्वारा बच्चों के चंचल, स्वच्छ और हल्के मन व स्वभाव का भी पता चलता है। ठीक है जी, तो चलिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब बेटा यहाँ पर वही चंचलता तो प्रस्तुत की है, लेकिन साथ ही साथ कवि ने बच्चों का जो संबंध पतंग के साथ है वो शिशुकाल से ही माना, यानी कि जब वो बिल्कुल पैदा होते हैं, छोटे होते हैं। तो बेटा यहाँ पर कवि ने बच्चों की कोमलता और चंचलता को तो प्रकट किया ही है, उनका मुख्य उद्देश्य है। वे कहते हैं कि बच्चे जो है वो बचपन से ही कपास अथवा रुई के समान जो है बहुत कोमल होते हैं, नम्र होते हैं और रुई से ही उन्हें जन्म लेते ही घुटी दी जाती है। बेटा जो छोटा बच्चा होता है वो बॉटल आदि या गिलास आदि से तो कुछ ले नहीं सकता, तो बच्चे के पैदा होते ही जो है रुई से उसे दूध या किसी शहद आदि को जो है घुटी दी जाती है, तो जिसके सहारे बच्चा अपनी भूख को तृप्त कर लेता है। ठीक है, उसके मुंह में जो है रुई के माध्यम से जो पिलाने की चीज़ है उसको डाला जाता है। तो इसलिए कवि ने बेटा यहाँ पर कपास के साथ जो बच्चों का है वो जन्म से ही संबंध स्थापित किया है। फिर कवि कहते हैं जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। फिर कवि कहते हैं बेटा कि जो उनकी उछल कूद है, उनके पैरों की जो चंचल गति है, उसके कारण वे सारी पृथ्वी पर पैदल घूम लेना चाहते हैं। अर्थात उनके अंदर जो चंचलता है वो ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि बेटा बच्चे जो पतंग उड़ाने की मस्ती है वो बिना होशो हवास के साथ दौड़ रहे हैं उस मस्ती में। कवि कहता है कि वे धरती और छतों पर सभी दिशाओं में अपनी कोयल मृदंग, जो कि ढोल के समान बजाने का एक यंत्र होता है बेटा मृदंग, की दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वो पैर कदमों से इधर उधर आते जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि वो खुशी और जोश में जो है मानो ढोल बजा रहे हैं, कि जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग में। अक्सर वो कवि क्या कहते हैं कि विचारों में जो बच्चों की चंचलता इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें न कोई समय सूझता है, ना ही कोई स्थान की ही सीमा होती है, कोई पाबंदी होती है। कवि कहते हैं कि इन्हें किसी भी जगह, चाहे वो धरती हो या छत हो या इसके अतिरिक्त कोई भी दिशा क्यों ना हो, जहाँ पर आसानी से पतंग अपनी दिशा को पकड़ सके और आसमान को छूकर अपनी मंजिल पा ले, वे अपनी कोमल चंचल रफ्तार से बेटा इस तरीके से भ्रमण करते हैं जैसे कोई तेज़ हवा के कारण डाली मस्ती में इधर उधर हिल डोल रही हो। तो कहने का क्या तात्पर्य है बेटा कवि का कि बच्चों में इतना जोश होता है कि वे अपनी सुध बुध खोकर केवल मस्ती में ही झूमते रहते हैं। और बच्चों में जो है पतंग उड़ाने और मौसम परिवर्तन के कारण जो है चंचलता और मस्ती की उमंग भरी हुई है, जिसमें वे बिना होश किए मग्न रहना चाहते हैं। ठीक है जी, तो बेटा इसका भी काव्य सौंदर्य जिसमें भाव पक्ष और कला पक्ष रहेगा।
तो भाव पक्ष में बेटा यही कि बच्चों की चंचलता और कोमलता उनको सारी पृथ्वी व सभी दिशाओं से मस्ती में घुमा रही है और पतंग उड़ाते समय वो अधिक भावुक हो जाते हैं। और कला पक्ष में बेटा अक्सर देखिए बेटा, कोई भी कवि जो होता है, कोई कविता लिखता है तो उसका एक ही आधार होता है। तो ऑलमोस्ट जो है, जब आप एक काव्य पक्ष हम करेंगे वो एक जैसा ही रहेगा कि भाषा जो है सहज, सरल और सरस है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, तुकबंदी है और बच्चों की चंचलता के लिए कवि ने नए नए बिंबों का प्रयोग किया है। आगे है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रही हैं। अब बेटा कवि क्या कहते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चों की जो चंचल क्रियाएं होती हैं ना, वो उनके शरीर की चंचल बल्कि संतुलित गतिविधियां जो है उनमें एक साहस का संचार करती हैं। यहाँ पर जो कवि ने बताने का प्रयास किया है, अर्थात पतंग को उड़ाते समय उनमें सहसा एक उमंग और जोश भर जाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि बच्चों के लिए बिना किनारों वाली छतों से गिरने का जो भय है ना, वो हमेशा ही बना रहता है वैसे तो, लेकिन ये बच्चे बिना किसी डर और भय को मानते हुए अपने चंचल और उछल कूद जो स्वभाव होता है, इस कारण इस ऋतु में पतंग उड़ाने का जो है भरपूर आनंद उठाते हैं। और पतंग उड़ाते उड़ाते जब वे छत के किनारे की जो छोर पर पहुंच जाते हैं, तब केवल पतंग की डोर के सहारे ही वे अपने आप को संभाल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है कि जब पतंग को उड़ाते समय आगे बढ़ना और पीछे हटना, देखो ये दोनों ही क्रियाएं मानो पतंग की धड़कन हो। और पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं बेटा, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को पतंग अपनी ओर खींच कर रखती है, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो बेटा यहाँ कवि इस वाक्य के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आदमी कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह खड़ा हो या बैठा हो, सो रहा हो या जाग रहा हो, जब तक उसके शरीर में जीवन है, धड़कन उसका साथ नहीं छोड़ती। तो उसी प्रकार पतंग भी अपनी किसी दिशा में क्यों न उड़ रहा हो, अपितु उड़ाने वालों को वह अपने साथ बांधे रखती है। इसी प्रकार पतंग की भांति ही पतंग को उड़ाने वाले बच्चे भी पतंग को अपने से जुड़ा हुआ मानते हैं और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। होता है ना, जो दोस्त आपस में पतंग उड़ा रहे होते हैं, लगता है कि मैं ऊपर जाऊं, मैं ऊपर जाऊं, ठीक है। उसके बाद है, एक सेकंड बेटा, उसके बाद कवि ने कहा है कि जो यहाँ पर कि जो बच्चे हैं दोनों का स्नेह, यानी कि किस किस का, पतंग का और बच्चे का स्नेह एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा समान होता है। पतंग जो है बच्चों की उमंगों और आशाओं का एक रंग बिरंगा सपना सा लगता है, जिसमें मानो बच्चे उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जिन ऊंचाइयों में पतंग अपनी हदें पार कर जाती है। तो कवि का क्या मानना है बेटा कि उसी प्रकार बच्चे भी जो है अपने छेद के समान छोटी सी आशाओं के द्वारा पतंग की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं, अर्थात पतंग जो है वो बच्चों के लिए प्रेरणा का संकेत है। तो इस पैराग्राफ का जो है हमारा क्या काव्य सौंदर्य रहेगा, भाव पक्ष के तहत हम क्या करेंगे कि जो डूबते को तिनके के सहारे के समान बच्चे अपने चंचल, चुस्त और संतुलित शरीर के द्वारा अपने आप को पतंग के सहारे बचाते हैं और बच्चों की जो आशाएं और उमंगें हैं उन ऊंचाइयों की प्रतीक के रूप में पतंग की ऊंचाइयां हैं। और बेटा जो कला पक्ष है वही सहज, सरल और प्रभामयी भाषा, तत्सम तद्भव उर्दू शब्दों का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार और पतंग का जो है यहाँ पर कवि ने मानवीकरण के रूप में वर्णन किया है, ठीक है जी। और साथ ही साथ पुनरुक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो बेटा यहाँ पर भी वही कवि ने जो है बच्चों की चंचलता को प्रकट किया है कि वो गिर तो जाते हैं, फिर से उठना, उनका दोबारा उसी प्रक्रिया में पतंग उड़ाना। तो ये चित्र जो है कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो कवि क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों की जो बहुत ज़्यादा चंचलता है उसके कारण नकारात्मकता तो देखो हमें लगता है कि बच्चे को चोट ना लग जाए, लेकिन साथ ही साथ
वो सकारात्मकता को भी प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि अगर मस्ती में भरा हुआ जो चंचल बच्चा है, यदि कभी बिना किनारे वाली खतरनाक छतों से गिर भी जाते हैं, गिरकर चोट भी लग जाती है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बच जाते हैं, तो फिर दोबारा पतंग उड़ाने के लिए उत्साह और निर्भयता से अगली सुबह का इंतज़ार करते हैं और दिन निकलने के बाद जो है पूरे उत्साह और जोश के साथ पतंग उड़ाते हैं। अर्थात बच्चों का मन जो है वो स्वच्छ और कोमल होता है, जो सभी चोट और घाव को जल्दी से भूलकर दोबारा उमंग और आशाओं की खोज में लग जाता है। तो बेटा कवि के कहने का क्या तात्पर्य है कि बच्चों को अगर चोट लगने के बाद उठने की अगर थोड़ी सी भी हिम्मत बचती है तो वो चोट की परवाह नहीं करते और पतंग उड़ाने की लग जो है फिर से उनके अंदर उठने लगती है। वे अपनी सारी चोट दर्द को भुलाकर, उनके मन में सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि उन्हें तो सिर्फ अपना मनोरंजन से मन बहलाना है, और वो क्या मनोरंजन है उनका? पतंग उड़ाना, और ये निष्कर्ष निकालना कि आखिर किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है। ठीक है। फिर है, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब बेटा तब वे इस समय पृथ्वी का बहुत तेज़ गति से ऋतु परिवर्तन करने और परिक्रमा पूरी करने का इंतज़ार करते हैं। क्यों? उन्हें उसी ऋतु, शरद ऋतु की जो है इंतज़ार होता है कि हमें पतंग उड़ानी है। तो बच्चे बेटा जो है इस ऋतु के आने का इंतज़ार करते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से भादो आकर जाए और शरद व बसंत की ऋतु जल्दी आ सके, ताकि वे फिर से ये पतंग उड़ाने का खेल खेलने लगें। उनमें उत्साह होता है कि बसंत ऋतु आने पर वो पहले से भी ज़्यादा जोश के साथ मस्ती और पतंगबाजी कर सकें। और बच्चे और नए तरीक़ों से जो है बेटा नई पतंगों को सबसे ऊंचा उठाने का हौसला रखते हैं कि कब शीत ऋतु आए और फिर कब वे एक दूसरे से होड़ लगाकर पतंगबाजी करें। और वो अपनी चंचलता के कारण जो है मन में उठी उमंगों और आशाओं को पूरा करना चाहते हैं। और यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं बेटा, क्या संदेश देना चाहते हैं कि हर रात के बाद सुबह और हर सुबह के बाद रात का प्रवेश होता है। तो इसके काव्य सौंदर्य के तहत जो भाव पक्ष कवि ने निराशा के बाद आशा का संदेश दिया है, और भादो और शरद ऋतु के उदाहरण बेटा उन्होंने देकर अंधेरे और प्रकाश का संदेश दिया है। भादो को अंधेरे का और शरद ऋतु को जो है प्रकाश की संज्ञा दी है। और बेटा इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि असफलता के बाद दोबारा सफलता के लिए दुगने उत्साह के साथ कर्म करने का भी भाव प्रकट यहाँ पर कवि ने किया है, और हमारे अंदर यही सोच होनी चाहिए। और कला पक्ष में बेटा कवि ने बहुत साधारण शब्दों के साथ महत्वपूर्ण संदेश की गंभीरता को प्रकट किया है। भाषा की सरलता, सहजता, प्रवाहमयता जो है बहुत प्रभावपूर्ण यहाँ पर सिद्ध हुई है। और अनुप्रास अलंकार, उर्दू, तद्भव शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है, और तुकबंदी और नए बिंबों का कवि ने बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार जो है ये हमारी कविता यहाँ पर समाप्त होती है, पतंग। और कवि ने जो है हमें निराशा के बाद आशा के प्रति उत्साहित होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। और इसके बाद जो है हम प्रश्नावली करेंगे इसके बाद। धन्यवाद।